कभी सोचा है कि हमारे ये जो विचार हैं, भावनाएं हैं, हमारी जो पूरी पहचान है, ये सब आखिर आता कहाँ से है? क्या ये सब हमारे दिमाग की कोई केमिकल लीला है या फिर कुछ और भी है इसके पीछे? तो आज चलिए इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो हमारी पहचान है, हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज, क्या ये सब कुछ बस हमारे सिर के अंदर जो वो 3 पाउंड का ऑर्गन है उसी का नतीजा है? यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। जरा इस पर एक नजर डालिए। देखने में तो ये सिर्फ 3 पाउंड का एक मांस का टुकड़ा ही तो है, लेकिन सच ये है कि ये शायद ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे उलझी हुई चीज है। यही दिमाग है जो शेक्सपियर के नाटक लिखता है, महान सिम्फनी बनाता है और हाँ, हमें प्यार में भी यही डालता है। सवाल ये है, कैसे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं, साइंटिस्ट अक्सर 4 अलग-अलग तरीकों से सोचते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये बिहेवियर यानी व्यवहार को देखने के 4 अलग-अलग चश्मे या लेंस हैं। और जब इन चारों को एक साथ मिलाते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। तो पहला चश्मा है फिजियोलॉजिकल या शारीरिक नजरिया। ये बस इतना पूछता है, ठीक, अभी इसी पल में क्या हो रहा है? मतलब जब कोई भी एक्शन होता है तो शरीर के अंदर न्यूरॉन्स और मसल्स के लेवल पर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। ये सबसे फौरी, सबसे मैकेनिकल लेवल है, समझ लीजिए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है एक बिल्ली। जब वो डर जाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, पर क्यों? क्योंकि उसका जो लड़ो या भागो वाला सिस्टम है, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम एड्रेनलिन रिलीज करता है और ये एड्रेनलिन बालों से जुड़ी छोटी छोटी मसल्स को सिकोड़ देता है। बस ये एक प्योर बायोलॉजिकल, एकदम तुरंत होने वाला रिएक्शन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नजरिए पर, ऑन्टोजेनेटिक। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई भी चीज किसी की पूरी जिंदगी में कैसे डेवलप होती है। कोई भी बिहेवियर, आप जानते हैं, अचानक से तो पैदा नहीं होता। वो हमारी जीन्स, हमारी परवरिश और हमारे अनुभवों का सबका मिला जुला नतीजा होता है। तो चलिए अपनी रोंगटे वाले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। एक नया जन्मा बच्चा, उसके रोंगटे खड़े नहीं होते। ये जो एबिलिटी है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है जैसे जैसे नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है। बस इसी को कहते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, मतलब पूरी जिंदगी के दौरान धीरे धीरे होने वाला विकास। अब चलिए समय में और भी पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। यह है तीसरा नजरिया, इवोल्यूशनरी या विकासवादी। ये चीजों को लाखों सालों के स्केल पर देखता है। ये सवाल पूछता है कि ये जो बिहेवियर है, ये हमारे पूर्वजों से कैसे आया? इसकी ऐतिहासिक जड़ें कितनी गहरी हैं? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जिनके शरीर पर ज्यादा बाल हुआ करते थे, उनके लिए रोंगटे खड़े करना बड़े काम की चीज थी। एक तो इससे बालों के बीच हवा फंस जाती थी, जिससे वो गर्म रहते थे, और दूसरा, इससे वो ज्यादा बड़े और खतरनाक दिखते थे, जिससे शिकारी डर जाते थे। आज हमारे लिए ये उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन ये इवोल्यूशन की एक निशानी के तौर पर हमारे साथ रह गया है। और फिर आता है चौथा और आखिरी नजरिया, फंक्शनल या कार्यात्मक। ये इवोल्यूशनरी नजरिए से काफी जुड़ा हुआ है, पर यह खास तौर पर क्यों पर फोकस करता है। मतलब इस बिहेवियर से जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में क्या फायदा मिला, इसका असली मकसद क्या था। तो रोंगटे खड़े होने का फंक्शन ये था कि वो हमारे पूर्वजों को बड़ा दिखाकर जिंदा रहने में मदद करता था। अब देखिए, जब हम इन चारों नजरियों को, फिजियोलॉजिकल, ऑन्टोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी और फंक्शनल, एक साथ रखते हैं, तब जाकर हमें समझ आता है कि रोंगटे खड़े होने जैसा एक मामूली सा एक्शन भी कितना कॉम्प्लेक्स है। इससे एक बात साफ होती है कि किसी भी बिहेवियर को सिर्फ एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। और यहीं से हम न्यूरोसाइंस के दिल में बसी एक बहुत पुरानी दार्शनिक बहस पर पहुंचते हैं। क्या हमारा मन, हमारा जो माइंड है, वो हमारे फिजिकल ब्रेन से कुछ अलग है, या फिर ये दोनों एक ही चीजें हैं? इस बहस में मोटे तौर पर 2 टीमें हैं। एक टीम है ड्युअलिज्म या द्वैतवाद की। इनका कहना है कि मन जो है वो मशीन में मौजूद भूत जैसा है, मतलब एक नॉन फिजिकल आत्मा जो हमारे फिजिकल शरीर को चला रही है। दूसरी तरफ है मोनिज्म या अद्वैतवाद। ये कहते हैं भाई कोई भूत नहीं है, मन वही है जो दिमाग करता है बस। जैसे चलना पैरों का काम है, वैसे ही सोचना दिमाग का काम है। ये कोई अलग चीज नहीं, ये एक प्रोसेस है। मशहूर दार्शनिक रेने देकार्त ड्यूअलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे।
उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो मन और शरीर का रहस्यमयी कनेक्शन है ना, वो दिमाग के अंदर एक छोटी सी जगह पीनियल ग्लैंड में होता है। अब आइडिया तो बहुत दिलचस्प था, लेकिन इससे असली सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि आखिर एक नॉन फिजिकल चीज एक फिजिकल चीज पर असर डाल कैसे सकती है। आज की तारीख में लगभग सभी न्यूरोसाइंटिस्ट मोनिज्म को ही मानते हैं। उनका मानना है कि मन और दिमाग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन वो संगीत है जो दिमाग नाम का ऑर्केस्ट्रा बजाता है। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर एक और भी बड़ा और भी गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हम ये मान भी लें कि मन दिमाग का ही काम है, तो एक बहुत गहरा रहस्य सामने आ खड़ा होता है, और इसे अक्सर चेतना की कठिन समस्या या द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और सवाल ये है कि दिमाग के अंदर की उस खामोश अंधेरी दुनिया में जो न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो रही है, वो एक लाल गुलाब की खूबसूरती या किसी उदास गाने का दर्द या फिर प्यार में होने की खुशी में कैसे बदल जाती है। ये फिजिकल चीज से एहसास तक की जो छलांग है ना, यही शायद साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। तो फिर साइंटिस्ट इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कैसे करते हैं? वो बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे सोचिए कि किसी की आंखों के सामने पलक झपकते ही एक शब्द फ्लैश होता है और तुरंत गायब हो जाता है, इतनी जल्दी कि वो होश में बता भी नहीं पाएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन दिमाग उसे रिकॉर्ड कर लेता है। बस यहीं से हमें चेतन और अचेतन यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के बीच का फर्क पता चलता है। और जादू यही होता है, जब कोई उस शब्द को होश में यानी कॉन्शियसली देखता है, तो उसका दिमाग एक क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठता है। एक्टिविटी पूरे ब्रेन में फैल जाती है। लेकिन जब वो शब्द अनकॉन्शियसली देखा जाता है, तो एक्टिविटी दिमाग के बस कुछ छोटे छोटे हिस्सों तक ही सीमित रहती है। इससे ये पता चलता है कि चेतना या कॉन्शियसनेस दिमाग में कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये तो पूरे दिमाग के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा है, एक तरह का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। इसका एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है बाइनोक्यूलर राइवलरी। इसमें क्या होता है कि हर आंख को एक अलग तस्वीर दिखाई जाती है। मान लीजिए एक आंख को लाल धारियां और दूसरी को हरी धारियां। तो होता यह है कि हमें दोनों तस्वीरें एक साथ नहीं दिखती। हमारा परसेप्शन, हमारी धारणा कुछ सेकंड के लिए लाल और फिर कुछ सेकंड के लिए हरी धारियों के बीच स्विच करती रहती है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं बदल रहा है तो सिर्फ अंदर का अनुभव। और जैसे ही अनुभव बदलता है, दिमाग की एक्टिविटी भी ठीक उसी पल बदल जाती है। ये शायद इस बात का सबसे साफ सबूत है कि हमारा जो अनुभव है वो दिमाग की एक्टिविटी ही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। तो ठीक है, ये सब फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन आम जिंदगी में इसका क्या लेना देना? दिमाग और मन के इस कनेक्शन को समझना आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि मन दिमाग की ही एक्टिविटी है, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। तब मेंटल इलनेस कोई किरदार की कमी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है। कुछ नया सीखना या आदतें बदलना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रह जाता, बल्कि ये दिमाग की वायरिंग को बदलने का काम बन जाता है। ये हमें खुद को समझने की ताकत देता है और शायद खुद को बदलने की भी। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी ख्याल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम अक्सर कहते हैं अपना मन बदलो या सोच बदलो, लेकिन अगर मन वही है जो दिमाग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मन बदलना कोई हवाई बात नहीं है। इसका मतलब है सचमुच में अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को बदलना। हर नया अनुभव, हर किताब जो हम पढ़ते हैं, हर नया ख्याल जो हमारे मन में आता है, वो हमारे अंदर के इस यूनिवर्स को लगातार बदल रहा है। तो अगली बार जब हम कुछ नया सीखें, तो ये याद रखें, हम सिर्फ जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं, हम खुद को, असल में खुद को बदल रहे हैं।